जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। और जैसा कि हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, तो पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा पार्ट कवर किया था। आज हम थोड़ा पार्ट कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कुछ समअप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम आराम से अपने डिस्कशन करेंगे और यहाँ कुछ पढ़ाई वढ़ाई जैसा नहीं है, डिस्कशन है, एक लाइट डिस्कशन है जो कि आपको सीटेक पेपर 2 में बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, इतनी चीज़ें पूरी बुक हम याद नहीं रख सकते। और आप कहेंगे पूरी बुक क्यों याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मोर इम्पॉर्टेंट हो। एवरीथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आपको हर चीज़ अच्छे से देखनी है, समझनी है। तो एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, लाइक डिस्कशन है, जस्ट एन्जॉय कीजिए। ओके, और सीटेक पेपर 2 में बहुत ही डीप जा करके क्वेश्चन पूछता है, बाकी यू कैन ईजिली सॉल्व इट अगर आप एक डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। तो चलिए बकबक नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि भाई सब कॉन्टिनेंट कहते हैं सदर्न एशिया को। तो सदर्न एशिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, जल्दी से समझ करते हैं इस वीडियो में क्यों कहते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया है ना, आपको इंडिया दिख रहा है, इसके आसपास इधर क्या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर की नेपाल एंड जो भी चाइना कंट्री है, बांग्लादेश और इधर श्रीलंका एंड ऑल, ठीक है। तो ये मतलब इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ मिला करके बनते हैं सदर्न एशिया, यानी कि सब कॉन्टिनेंट। देखिए, आज तो ऐसा है ना कि LOC, LAC, चाइना बॉर्डर टेंशन, पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन, तभी ऐसा था क्या? नहीं, तभी ऐसा नहीं था भाई। क्या होता था, राजा लोग होते थे, आज उन्होंने यहाँ इस राज्य पे आक्रमण किया, भूमि जीत ली, तो कल किसी और राजा की थी, आज किसी और की हो गई, वापस से उन्होंने जीत लिया तो उनकी हो गई। आज ऐसा सीन नहीं है ना, तब ऐसा सीन था, ठीक है। तो फिर क्या है कि जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा सदर्न एशिया है, वो लैंड मास में काफ़ी बड़ा है। ऑल्दो कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन फिर भी लैंड मास में काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा वो रेस्ट ऑफ द एशिया से, बाकी बचे हुए एशिया से बहुत सारे हिल्स वगैरह हैं, सीज़ हैं, उनसे अलग हो जाता है। मतलब ये जो नेचुरल फ्रंटायर्स हैं ना, ये सदर्न एशिया को एक अलग ही डिवाइड कर देते हैं, अलग सेपरेट डिवाइड, मतलब सेपरेट कर देते हैं। तो इसीलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट ही बोल देते हैं सदर्न एशिया को, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लोकेट द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे ये मान लीजिए कि ओरिजिन पॉइंट है रिवर का और ये रिवर बह रही है, फिर रास्ते में चल के इसको बहुत सारी रिवर्स ज्वाइन कर लेती हैं, तो ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो क्या बोला है हम लोगों को देखने के लिए, बोला है कि रिवर गंगा देखिए, तो देखते हैं भाई, ये हमारी गंगा जी और ये उसकी ट्रिब्यूटरी सोन। देखिए, हमको एक ट्रिब्यूटरी पता चल गई ना, सोन, बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज आपको सर्च करनी है और पढ़नी है, और मन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी देख लूँगी, ठीक है। अब क्यों ये कह रही हूँ मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहीं से अराइज हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। ये नहीं है ज़्यादा पूछता है सीके के अपना, तो ये इस पर नहीं, नॉट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आपने जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा गंगा की ट्रिब्यूटरीज, बस, आगे नहीं पढ़ा है कि नहीं है, वही मेन है। तो ये चीज़ें ख्याल रखिएगा, ये गलतियाँ मैंने की हुई हैं तो मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद 4 ऑप्शन देगा, फिर 4 ऑप्शन तक ही तो नहीं छोड़ देता है, फिर वो नीचे ऑप्शंस और देता है, नंबर 1 कि 1 2 3 3 2 1 4 3 1 ऐसे ऑप्शंस देता है ना। तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो एकदम आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ हम जा कर के तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये हो गई, सोन एक हो गई, बाकी आपको पढ़ के बतानी है। फाइन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा था कि हमने तो देख ली गंगा का है, ट्रिब्यूटरी का है। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स ऑफ सेट अप इन द पार्ट्स ऑफ एज वेल कंट्रीज। ओके फाइन, देखिए ये जो गंगा है हमारी, और इस गंगा के साउथ में गंगा है, गंगा के साउथ वाला एरिया कहाँ हुआ, ये नीचे। इसको क्या कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम में इसको क्या कहते थे, मगध कहते थे। आपने जो है कि पढ़ा होगा मगध डायनेस्टी, मगध किंगडम। तो इसके मगध के रूलर्स बहुत ही पावरफुल थे, और ये बहुत ही पावरफुल किंगडम थी, और बहुत ही वास्ट किंगडम भी थी, और इंडिया के और भी पार्ट्स में थी। आपने वो सीरियल देखा होगा ना, आता था घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, तो ये वही है, ठीक है। तो यही बात इसमें बताएगी। और हाँ, एक बात और कि ये जो एरिया आपने देखा कि एंशियंट टाइम में इसको मगध कह देते हैं, अगर मैं पूछूं प्रेजेंट टाइम में ये कौन से जो है कि स्टेट में लाई करता है, तो ये बिहार स्टेट में लाई करता है, ठीक है। क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमको सारी चीज़ों को डिस्कस करके चलना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another, the hills, the high mountains including the Himalayas, desert। देखिए, मतलब कह रहे हैं
कि सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट तक लोगों ने ट्रैवलिंग की। मतलब लोग आते जाते थे, ऐसा नहीं था कि ट्रैवल नहीं करते थे। और ये कह रहे हैं जो हिल्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, कि जैसे हिमालयाज़ हो गया, डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान, रिवर्स, समुद्र, इन सब चीज़ों ने जर्नी को टफ बनाया बट नेवर इम्पॉसिबल। अब आज हमें जाना होता है, आप तो कह लोगे क्या हम तो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट चले जाएं, सॉरी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट चले जाएं, ये तो एक सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल की बात कर रहे हैं। देखिए आज हमारे पास क्या है, वी कैन ट्रैवल थ्रू रोड वेज, एयरवेज, सी वेज, लेकिन तभी ऐसा नहीं था ना, उनको तो नेचुरल वेज से ही करना पड़ता था ट्रैवल। अब भाई जा रहे हैं, फॉरेस्ट पड़ गया तो फॉरेस्ट उनको क्रॉस करना है, माउंटेन्स पड़ गया तो फिर उनको जो है कि माउंटेन्स क्रॉस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट तो है ना क्रॉस करना, तो वही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों ने जर्नी को टफ बनाया बट नेवर इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल नहीं किया कि हाँ लोग ट्रैवलिंग ही ना करें। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लोगों ने ट्रैवलिंग किन रीज़न की वजह से की। आज तो हम बहुत सारे रीज़न्स की वजह से ट्रैवलिंग करते हैं, तो तब लोगों ने किन रीज़न्स की वजह से ट्रैवलिंग की। देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें घुमाएगा और जो एनसीईआरटी में लिखा होगा उसी पे आपको टिक करना होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फाइन, अब रीजंस देखते हैं कि लोगों ने क्यों ट्रैवलिंग की। तो सबसे पहला है लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपनी जीविका की खोज में। ऑब्वियस सी बात है कि आज भी जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो जो है कि अपनी जीविका की खोज में एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। तो तब भी लोग लाइवलीहुड, अपनी जीविका की खोज में ट्रैवलिंग करते थे। उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स से बचने के लिए, फ्लड एंड ड्रॉट्स, मान लीजिए इस एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, यहाँ पे सूखा पड़ गया, तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। उनके खाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, चाहे फ्लड आया हो, चाहे ड्रॉट आया हो। और सबसे ज़्यादा बेसिक नीड क्या है भाई, खाना और पानी। और तब के लोगों के पास तो सिर्फ यही नीड ही थी। तब पढ़ाई लिखाई, ये फैशन, कपड़े, ये सब जो है कि सोशल स्टेटस, ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। तो जब यहाँ पे ये सिचुएशन ही नहीं रह गई कि आपको खाना पानी ही नहीं मिल रहा है, आपका शेल्टर ही नहीं रहा, तो आप यहाँ रहोगे? ऑब्वियसली नॉट, आप यहाँ से मूव कर जाओगे। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये हुआ। उसके बाद बताएंगे समटाइम्स मैन, देखिए समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड। मतलब अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा कि जो है कि जो मैन होते थे, ओनली मैन, आज की तरह नहीं कि विमेन भी आर्मी में जो है कि पार्टिसिपेशन कर रही हैं। समटाइम्स मैन, जो मैन होते थे वो आर्मीज़ में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि दूसरों की लैंड जीतने के लिए, दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए, जीतने के लिए, नॉट कब्जा, जीतने के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा मर्चेंट्स भी ट्रैवल करते थे। अब देखिए समाज के कई वर्ग हैं, तो कई वर्ग और हर एक वर्ग ने ट्रैवलिंग की अपने अलग अलग एम को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए। तो मर्चेंट्स मतलब क्या, व्यापारी क्यों ट्रैवल करेंगे? ऑब्वियसली अपने गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो अपने वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि उनको सेल करने के लिए जाते थे, या फिर उनके जो भी रीजंस हो। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है कि जो मर्चेंट्स थे वो ट्रैवल करते थे, लेकिन ट्रैवल किसके साथ करते थे? कारवांस और शिप्स। द क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि मर्चेंट्स किसके साथ ट्रैवल करते थे, तो वो अपने कारवां के साथ ट्रैवल करते थे या फिर शिप्स पे ट्रैवलिंग करते थे। ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे वैल्यूएबल गुड्स होते थे ना, तो उनको कुछ ऐसा मीडियम चाहिए था ट्रांसपोर्टेशन का कि वो लंबी दूरी की यात्रा भी कर सके और उनके वैल्यूएबल गुड्स जो है कि सेफ भी रहें। ठीक है ना। उसके अलावा रिलीजियस टीचर्स ने भी, मतलब कि विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन जो है कि ट्रैवलिंग की, अपने जो है कि चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए। उसके अलावा देखिए ये चीज़ें तो हमने पढ़ी कि इन लोगों ने कुछ अपने उद्देश्य से किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जाबाज जो कि अपनी एडवेंचर करने के लिए, मतलब कि वो ट्रैवल करते थे। मतलब कि दे ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब उनके अंदर एडवेंचर की स्पिरिट थी। उस स्पिरिट से ड्रिवन होकर के, उस स्पिरिट से जो है कि क्या कहेंगे, मोटिवेट होकर के उन्होंने ट्रैवलिंग की। और क्या, एडवेंचर करने के लिए और साथ साथ नए प्लेसेस, एक्साइटिंग प्लेसेस को खोजने के लिए। आई गिव यू एग्जांपल सच एज वास्को डी गामा हो गए,
कोलंबस हो गए, इन्होंने भारत अमेरिका की खोज की, आपको पता है। अब ऐसा तो नहीं था घर बैठे बैठे कर दी, या घर पे गूगल मैप से कर दी। गूगल मैप्स होते थे क्या? बिल्कुल नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था तब। तो कैसे की भाई? घर से निकले, उन्होंने ट्रैवल किया, सी वेज के थ्रू ट्रैवल किया, तब पता चला अच्छा ये कोई मान लो सी वेज से आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कोई जल से मतलब कि जल मार्ग से आ रहे हैं। फिर उनको कोई जो है कि स्थल दिखा, लैंड दिखा, तो कहें तो उन्होंने देखा होगा कि अच्छा यहाँ पे कोई राज्य है, यहाँ लोग रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, इसका नाम भारत है। तो इस तरह खोज हुई ना, घर बैठे तो नहीं ना खोज हुई। तो लोगों को ट्रैवल, और ये मतलब कि सोचो कितनी बड़ी बात है कि एडवेंचर की स्पिरिट से न्यू प्लेसेस, एक्साइटिंग प्लेसेस को खोजने के लिए लोगों ने ट्रैवलिंग की। भाई अपने तो नहीं है ऐसे हाँ, नहीं ऑब्वियसली सबसे नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लोगों ने क्यों ट्रैवलिंग किया। अब इन्हीं पॉइंट्स को देगा सीख ऑप्शन में, और इनमें से आपको बताना होगा कि एक कौन सा गलत है या फिर कौन से इनमें से सही है, ठीक है। और आजकल आप देख रहे होंगे वो अक्षय कुमार की सीरीज़ आ रही है मैन वर्सेस वाइल्ड, समथिंग लाइक दैट, है ना। वो मैंने उसका ट्रेलर वगैरह देखा था, आई एम एक्साइटेड। वो जंगल में जाएंगे और चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर था। फिलहाल देखिए, वाई टू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, ये आप हमको पता है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, लुक एट द मैप वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाइल इट वॉज डिफिकल्ट। बताया मैंने कि ये डिफिकल्ट था इन नेचुरल फ्रंटियर्स को, हिल्स को, माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को, सीज को क्रॉस करना डिफिकल्ट था लोगों के लिए। लेकिन फिर भी जो करना चाहते थे, दोज हु वांटेड कुड, जो करना चाहते थे उन्होंने किया। डिड स्केल द माउंटेन्स भी क्रॉस किए और सीज को भी क्रॉस किया, है ना, रुके नहीं रहे। उसके अलावा कह रहे हैं कि पीपल अक्रॉस द फ्रंटायर्स, मतलब कि इन फ्रंटायर्स के पार से लोग सब कॉन्टिनेंट में आए और बसे भी, और साथ साथ सब कॉन्टिनेंट से लोग मतलब कि बाहर भी गए। मतलब कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो है कि मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक भी लोगों ने ट्रैवल किया। फिर सब कॉन्टिनेंट को जो फ्रंटायर्स डिवाइड कर रहे हैं, अलग करते हैं रेस्ट ऑफ एशिया से, उन फ्रंटायर्स को क्रॉस करके लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए भी और यहाँ पे सेटल्ड भी हुए, ठीक है। क्योंकि जो करना चाहते थे उन्होंने किया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। दीज मूवमेंट्स, हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि इन मूवमेंट्स की ये मूवमेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट थे और इनके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। मान लीजिए कि हम आज यहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और कल हम जाते हैं यूएसए। तो अगर हम यूएसए गए तो हम अपने कल्चर को उनको बताएंगे ना, हमारे जो नेबर्स होंगे वो हमारा कल्चर देखेंगे, सीखेंगे, हम उनका कल्चर देखेंगे, तो हमारे दोनों के कल्चर फ्लरिश होंगे। तो तब भी यही हुआ कि जो लोग वहाँ फ्रंटायर्स क्रॉस करके आए थे या फिर जो यहाँ से क्रॉस करके वहाँ गए, तो उन्होंने आपस में बहुत सारी चीज़ें शेयर की। जैसे पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, मतलब स्टोन कार्व करने के नए तरीके सीखे, म्यूज़िक कंपोज करना सीखा, और कुकिंग का भी नए तरीके सीखे ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। मतलब इतने साल पहले भी ये सब चीज़ें, मतलब कि इन सब चीज़ों की शेयरिंग हुई, और दोनों के कल्चर जिन्होंने मतलब कि जो एक अपना कल्चर शेयर कर रहा है उनका, तो दोनों के जो अपना कल्चर शेयर कर रहा है उस वजह से दूसरे का कल्चर फ्लॉरिश हो रहा है, फिर वो अपना कल्चर शेयर कर रहा है तो उनका कल्चर फ्लॉरिश हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि नेम्स ऑफ द लैंड, हमारे देश को भारत और इंडिया कहते हैं, तो इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, जो इंडिया शब्द है वो इंडिया शब्द आया है इंडस से। कहाँ से? इंडस रिवर हमको पता है, सिंधु नदी। और जो सिंधु शब्द है वो इंडस को सिंधु कहते हैं संस्कृत में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंडस वो कौन सा शब्द है, हिंदी का शब्द है कि संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो इंडस संस्कृत का शब्द है। उसके बाद जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे। नॉर्थ ऊपर ये इधर कश्मीर और इधर ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से आए थे। अब सिंधु रिवर भी तो ऐसे ही बहती है ना, तो वो फैमिलियर थे इंडस रिवर से, सिंधु रिवर से वो फैमिलियर थे। वो उसको मतलब जानते थे कि ऐसी कोई नदी है, और वो उसको क्या कहते थे, कॉल्ड एक द हिंदोज और द इंडोज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाएगा कि ईरानियंस क्या कहते थे या ग्रीक्स क्या कहते थे सिंधु नदी को, तो आप तो ईजिली बता देंगे हिंदोज और इंडोज। क्वेश्चन ये पूछेगा हिंदोज और इंडोज
रिवर सिंधु रिवर को हिंदोज और इंडोज कौन कहता था? ईरानियंस ने कहा, यूनानियंस ने कहा, किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, किसने कहा? ईरानियंस ने और ग्रीक ने कहा था, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, इस रिवर से फैमिलियर थे और उन्होंने इस रिवर को हिंदोज और इंडोज कहते थे। और अब आगे ध्यान से देखिएगा, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। मतलब सिंधु रिवर बह रही है, एक मिनट ना थोड़ा सा सफाई करते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा कैसे तो क्या ही मेरे से मैप बनेगा इससे, लेकिन फिर भी ठीक है। ये सिंधु रिवर यहाँ से निकल ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो सिंधु रिवर के क्या बोल रहे हैं कि सिंधु रिवर के ईस्ट में, एक मिनट, सिंधु रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी उसको बोला गया इंडिया। सिंधु रिवर के ईस्ट वाली लैंड को बोला गया इंडिया, ठीक है। और उसके आगे द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड टू द ऋग्वेद। मतलब कि भारत जो है कि किस पोर्शन को बोला गया था? तो वो बोला गया था नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन को, और उन लोगों को जो ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। और ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद 3500 साल पहले लिखा गया था और सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है। ये क्वेश्चन ये यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ये जो है कि ऋग्वेद का जो है कि कब जो है कि लिखा गया। तो हमको पता होना चाहिए कि 3500 साल पहले लिखा गया था और ये सबसे जो है कि अर्लीस्ट कंपोजिशन है। और हमारे यहाँ 4 वेद हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद ही है, ठीक है। तो इसमें जो लोग मेंशन थे उनको भारत बोला गया, नॉर्थ वेस्ट वालों को भारत बोला गया था, और जो सिंधु रिवर है उसके ईस्ट वालों को क्या बोला गया था? इंडिया बोला गया था, ठीक है। मतलब उस पोर्शन को इंडिया। ये चीज़ें क्लियर हुई। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब यहाँ पे है कि हम आखिर पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। तो पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? कुछ किताबें पढ़ के जान सकते हैं कि जो पहले लिखी गई होंगी। तो पहले क्या पेन होते थे? क्या कॉपीज़ होती थी? बुक्स होती थी? बिल्कुल नहीं, हम बुक्स बनाते थे, हम किताबें कॉपियाँ बनाते थे। कैसे बनाते थे? पेड़ों की पत्ती से बनाते थे, पेड़ों की छाल से बनाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ों की पत्तियों से बनाते थे, तो कौन से पेड़ों की पत्तियों से बनाते थे? तो पाम लीफ, देखिए पाम लीफ, ठीक है। कौन से पेड़ की छाल से बनाते थे? तो बिर्च एक पेड़ होता है जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है, उस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। क्या बनाते थे हम? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो बुक्स पुराने एंशिएंट टाइम में लिखी गई पाम लीफ पे, बिर्च के जो है कि बिर्च बार्क पे, उनको क्या बोलते हैं? उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों? मैन्यू मतलब होता है हैंड, हाथ, मतलब जो स्क्रिप्ट हाथ से लिखी गई हो वो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, ठीक है। और उसको हम खुद ही बनाते थे। कैसे? पाम लीफ पे बनाते थे, और बिर्च नामक एक पेड़ होता है जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है, उसकी छाल पे बनाते थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और लेकिन फिर नीचे ये भी बताया गया कि अब देखिए ये कोई हार्ड तो थी नहीं, पत्तियाँ कितनी सी सॉफ्ट होती हैं, कितनी टेंडर होती हैं। तो इनको जो है कि क्या हुआ कि इंसेक्ट्स खा गए और कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कुछ को हमने प्रिजर्व भी किया, कुछ को हमने रखा भी। कहाँ प्रिजर्व रही? ये टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में, ठीक है, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट पेज पे है। पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मान लीजिए पाम लीफ से बनाते थे तो कैसे बनाते थे? देखिए लीफ को पहले कट करते थे, फिर उसको जो है कि किसी चीज़ से टाई कर देते थे, बांध देते थे, तो वो हमारी कॉपी जैसा हो जाता था। फिर उस पर लिखते थे और उसको फिर सुखा दिया जाता था, ठीक है। पहले मतलब कि एक एक पे लिखा जाता था, फिर उसको सुखा दिया जाता था, फिर उसको टाई वगैरह कर लेते थे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एंशिएंट टाइम की बुक्स होती थी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे। वो जो है कि पेड़ों की पत्तियों पर और पेड़ों की छालों पर लिखी जाती थी। कौन से पेड़ की पत्तियों पर? तो पाम लीफ पर। कौन से पेड़ की छाल पर? तो बिर्च नामक पेड़ की छाल पर, जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे कि इन जो है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कहाँ प्रिजर्व किया गया। तो इनको मोनेस्ट्रीज़ एंड टेम्पल्स में प्रिजर्व किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज़। अब पढ़ेंगे कि इन बुक्स में आखिर होता क्या था, किन टॉपिक्स के बारे में ये बात करती थी, या किन टॉपिक्स को ये जो है कि टच करती थी अपने उनके डिस्कशन में कौन से टॉपिक्स होते थे। तो दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? देखिए रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब उनके जो उस समय क्या धार्मिक विश्वास और मत थे, कौन सी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस थी, मतलब कि वो क्या रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते थे। लाइफ्स ऑफ किंग्स, उन राजाओं की जो है कि क्या मतलब लाइफ होती थी। मेडिसिन, साइंस, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में उनमें बताया जाता था।
इसके अलावा और क्या क्या होती थी, एपिक्स होती थी, महाकाव्य होते थे, पोम्स होती थी, प्लेज, नाटक होते थे, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती थी, ये टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि उन बुक्स में क्या क्या चीज़ें कवर की गई, ये भी पॉइंट्स में करके क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किताबें लिखी किस भाषा में गई। सबसे बड़ी बात ना, तो 3 इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। देखिए संस्कृत तो नॉर्मल लोग बोलेंगे नहीं, जो पढ़े लिखे होंगे तो वही बोलेंगे। तो नॉर्मल लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो जो नॉर्मल लोग भाषा बोलते थे उसी भाषा को बोलते हैं प्राकृत। क्या बोलते हैं, प्राकृत। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो 3 मेनली इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में लिखी गई हैं, संस्कृत, ये देखिए संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन में 4 भाषा दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से ऐसी कौन सी भाषा नहीं है जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई, ठीक है। ये नहीं है बहुत पूछता है सीटेट, ओके। तो ये तो हमने पढ़ा कि मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में कि जिन पे चीज़ें लिखी गई जो टेंडर होते थे, सॉफ्ट होते थे, लेकिन कुछ जो है कि ऐसे हार्ड सरफेस, कुछ ऐसे मेटल्स पे भी जो है कि लिखा गया था, मतलब उस पर कुछ लिखा गया था, उनको क्या बोलते थे, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते थे, अभिलेख बोलते थे। अभी हम बताएंगे अभिलेख होता क्या था। अभिलेख मेनली ये होता था किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन हो गया या कोई मेटल हो गया, उस पे जो है कि जो किंग्स होते थे वो अपने ऑर्डर्स लिखवाते थे, अपने आदेश लिखवाते थे कि प्रजा उनको देखे और उनको फॉलो कर सके। इसके अलावा जो किंग्स और क्वींस होती थी वो ये मतलब कि इंस्क्रिप्शंस पे ये लिखे होते थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी प्रजा के लिए क्या किया, या फिर उन्होंने कौन से युद्ध जीते, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से उनके ऑर्डर्स होते थे, और प्लस उनकी लाइफ की जो भी उनकी क्या कह सकते हैं सक्सेस होती थी, या फिर जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में किया होता था, उन सब चीज़ों को लिखवाते थे, इंस्क्राइब करवाते थे। उनको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि इंस्क्रिप्शन क्या होते थे, उन पे क्या होता था। तो देखिए ये है ना इंस्क्रिप्शन, एक आपको हार्ड सरफेस दिख रहा है और इस पर कुछ खुदा हुआ सा दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस पर इंस्क्राइब किया जाता था, ठीक है। कैसे इंस्क्राइब किया जाता था वो आगे देखेंगे। और इन पे क्या लिखा होता था, क्या इंस्क्राइब करवाते थे, तो अपने किंग्स अपने ऑर्डर्स इंस्क्राइब कराते थे। देखिए इसमें लिखा हुआ है there are other kinds of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what they get. For example, kings often kept record of victories in field, मतलब जो भी वो जीतते थे अपनी विक्ट्रीज़ को लिखवाते थे। और यहाँ पे ऑर्डर्स की भी बात लिखी होगी, किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, मतलब अपने ऑर्डर्स लिखवाते थे कि लोग उन्हें देखें, उनको फॉलो कर सकें, उनको ओबे करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंस्क्रिप्शन के बारे में। आई गेस वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, तो हमें अपना अपना डिस्कशन यहीं रोकना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे जो है कि आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीरीज़ चलेंगी। फ़िलहाल तो हिस्ट्री की सीरीज़ चलेगी जो कि आपकी सीटेक में हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो डिस्कशन पसंद आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपके फ्रेंड्स के लिए भी और मेरे लिए भी।